हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th की डे 33 की शुरुआत। अभी हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सबसे डरावना चैप्टर, इसका लास्ट लेक्चर है। आज हम बेसिकली पूरी की पूरी मैकेनिक्स को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग के बारे में। तो रोलिंग के अंदर किस किस तरीके की मोशन इन्वॉल्व होती है, किस किस तरीके की एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से रोलिंग एक तरीके से पूरी की पूरी मैकेनिक्स को रिवाइज करने में आपकी मदद कर सकती है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में हम खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर, ताकि इस चैप्टर का जो डर है वो आपके दिमाग से दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी इस सीरीज़ का टारगेट भी है आपके फिज़िक्स का डर दूर करना। क्योंकि ये डर अगर दूर हो गया तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो किस एग्ज़ाम के लिए आप इस सीरीज़ को यूज़ करने वाले हो, ये आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपके फ़िज़िक्स के डर को दूर करना और आपको ये एहसास दिलाना कि फ़िज़िक्स आसान है। चलो शुरुआत करते हैं। तो अगर हम किसी बॉडी का रोल करना समझना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रांसलेट करता हुआ नज़र आता है। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट करते हुए नज़र आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके सामने से साइकिल गुजरी तो साइकिल का पहिया जो है वो आपको रोल करता हुआ नज़र आएगा। कोई सा भी व्हीकल उठा लो, उसका टायर जो है वो आपको रोल करता हुआ नज़र आएगा। आपने ही सपोज करो एक सिक्का लिया अपने हाथ में और उसको अपने टेबल के ऊपर रोल करवाया, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से उस सिक्के का सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट कर रहा होगा, साथ ही साथ में पूरा का पूरा सिक्का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो हमने देखा कि यार ये जो रोलिंग मोशन है इसको बेटर होगा अगर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, क्योंकि ये दो तरीके की मोशन का कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है। कौन कौन सी दो तरीके की मोशन का? तो सबसे पहली टाइप की मोशन है जिसको अपन कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन। इसको एक और तरीके से पुकारा जाता है, कहा जाता है स्लिपिंग विदाउट रोलिंग। इसके अंदर आपकी जो ये रेगुलर शेप्ड बॉडी है ये केवल ट्रांसलेट कर रही होती है। ट्रांसलेट करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट गिवन इंस्टेंट सेम है। जैसे आप ये वाला पॉइंट उठाओगे तो ये भी इधर VCM वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी इधर VCM वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी इधर VCM वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास भी VCM वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये पीछे वाला पॉइंट भी VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनफैक्ट ये नीचे वाला पॉइंट भी VCM वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। मतलब आपने सिक्के को ऐसे पकड़ रखा है, रोटेट नहीं करवा रहे, और बस केवल और केवल उसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करवा रहे हो। तो ये तो हो गया आपका प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसको अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम लिखते हैं हाफ टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। क्योंकि ट्रांसलेशन को सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में स्टडी किया जा सकता है। ये हमने अच्छे से देखा था जब हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस ही यही थी कि सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में आप बॉडी की ट्रांसलेशन को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जो इक्वेशन लिखते हो F = ma या P = mv पूरी की पूरी बॉडी के लिए, तो यहाँ पे A और V किसके लिए है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन? सेंटर ऑफ मास की। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², तो V किसके लिए है? सेंटर ऑफ मास के लिए। हालांकि यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी VCM है, तो आपको ऐसे भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी मोशन इन्वॉल्व है उसको कहा जाता है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब है कि आपका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो हमें कैसी दिखाई देगी? तो हमें हर पॉइंट जो है वो R × ओमेगा, या तो ओमेगा एंगुलर स्पीड कह लो या फिर R × ओमेगा लीनियर स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा, और सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो हमें इधर जाता हुआ दिखाई देगा, तो उसी इंस्टेंट पर ये वाला पॉइंट हमें इधर जाता हुआ दिखाई देगा।
ये वाला पॉइंट हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट हमें पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और ये वाला पॉइंट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स की स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन देखोगे तो वो आपको अलग अलग नज़र आएगी। आसानी से आप विजुअलाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जब अपन रोटेशन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होती है वो किसकी टर्म्स में लिखी जाती है? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड की टर्म्स में लिखी जाती है। उसको अपन लिखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना उस लेक्चर को, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो हमारे पास में प्योर ट्रांसलेशन है और एक तरफ हमारे पास में प्योर रोटेशन है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, और जब अपन दोनों को कंबाइन करेंगे और एक साथ देखेंगे तो हम देखेंगे कि अब अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको किस तरीके से नज़र आएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाला जो प्योर रोटेशन है इसको उठाने वाला हूँ और इसको कहाँ पर रखने वाला हूँ, हमारे प्योर ट्रांसलेशन के ऊपर रखने वाला हूँ। तो जैसे ही ऐसे रखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको हालांकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ ऐड हो गई एक ही डायरेक्शन में। ट्रांसलेशन की वजह से थी VCM और रोटेशन की वजह से थी R ओमेगा, दोनों आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ पर VCM वेलोसिटी इधर है, R ओमेगा वेलोसिटी इधर है, दोनों ऐड होंगी, दोनों का वेक्टर एडिशन करना होगा। तो हम लोग ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ओवरऑल वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो VCM ट्रांसलेशन की वजह से इधर है और R ओमेगा रोटेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ओवरऑल वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन की वजह से ये आगे भाग रहा था, रोटेशन की वजह से पीछे भाग रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी हो जाएगी VCM माइनस R ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे इन दोनों का। तो जैसे ही हम इन दोनों को चिपकाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। हम इनफैक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस जो बनेगा वो तब बनेगा जब हमारे VCM की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, R इंटू ओमेगा के बराबर हो जाए। बॉडी कुछ इस तरीके से रोल कर रही हो कि उसके जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड है वो समहाउ एंगुलर स्पीड इस तरीके से हो कि R इंटू ओमेगा के बराबर हो जाए। इस केस में आपकी बॉडी की जो रोलिंग है वो कहलाती है प्योर रोलिंग, या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, VCM और R ओमेगा मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी ओवरऑल वेलोसिटी हो जाएगी VCM प्लस R ओमेगा, यानी कि आप या तो ट्वाइस ऑफ VCM लिख सकते हो या ट्वाइस ऑफ R ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम आप कर सकते हो और इसी को मैंने इस डायग्राम के अंदर शो किया है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा क्लीन मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। और अब अपन अगर VCM और R ओमेगा को आपस में इक्वल रखेंगे तो अपन इनफैक्ट हर पॉइंट की स्पीड कितनी होगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर चले जाने पर जो आपको जनरल पॉइंट मिलेगा जिस पर दो वेक्टर्स काम कर रहे होंगे VCM और R ओमेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये आप सिंपल ज्योमेट्री को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो और इनका वेक्टर सम आप निकाल सकते हो। तो इन जनरल किसी भी पॉइंट की जो खासकर रिम के ऊपर पॉइंट्स हैं उनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको दिया जा सकता है, आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो रोलिंग क्या है, रोलिंग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, एंड दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि व्हाट इज प्योर रोलिंग, व्हाट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से रोल कर रही है कि आपके सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर स्पीड है वो R इंटू ओमेगा के बराबर है। और उस केस में अगर आप VCM और R ओमेगा को इक्वल रखोगे तो उस केस में आप देखोगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको ट्वाइस ऑफ VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा, और लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको जीरो वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ VCM है एक तरफ R ओमेगा है,
दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट आपकी सरफेस के कांटेक्ट के अंदर होता है वो हमेशा स्टेशनरी होता है। उसकी ओवरऑल मोशन आप देखोगे तो उसकी वेलोसिटी आपको नज़र आएगी 0। यहीं पर हम इसका नाम रख रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं कर रहा, जो कांटेक्ट में पॉइंट है वो स्लिप नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा कि एक बॉडी अगर रोल करती है, देखो रोलिंग के लिए ना फ्रिक्शन नेसेसरी होता है, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, बट जिस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा ना उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होते हुए भी फ्रिक्शन के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा, फ्रिक्शन के द्वारा कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट फ्रिक्शन जो है वो सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी को रोल करने के अंदर। इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी अपन 1 बाय 1 चलते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रिम। तो सेम डायग्राम मैंने बना दिया, स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताई थी प्योर रोलिंग की। तो उस केस में आपकी जो किसी भी पॉइंट थीटा के ऊपर ओवरऑल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर आर ओमेगा की जगह VCM रख सकते हो, VCM की जगह आर ओमेगा रख सकते हो। वो रखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ VCM स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 VCM स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओवरऑल रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ VCM कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आर ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आप किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो आपको बोला जाए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर थीटा होते होते कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इसकी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, रख दो यहाँ पे थीटा की जगह 90। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 45 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी कि 2 और 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो VCM डिवाइडेड √2 टाइम्स VCM, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो होगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2 टाइम्स VCM। अच्छा, थीटा बढ़ते 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 अगर 180 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाला लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसकी अगर अपन बात करें तो रखो थीटा की जगह 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आपका लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वो 0 स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट की आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर स्पीड निकाल सकते हो, उसके काम में आ जाएगा ये फॉर्मूला। अब अपन थोड़ा सा एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो, और खासकर प्योर रोलिंग की अपन बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट इज नथिंग बट हाफ m VCM स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट इज नथिंग बट हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। I को लिखा जा सकता है m इंटू के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। अभी हमें ये नहीं पता कि जो बॉडी रोल कर रही है वो कौन सी बॉडी है, वो सिलेंडर है, डिस्क है, स्फीयर है, हमें नहीं पता। तो हम इन जनरल किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन की फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू के स्क्वायर होता है, तो वो रख देते हैं यहाँ पर। और ओमेगा की जगह रखा जा सकता है VCM डिवाइडेड बाई R, बिकॉज इन केस ऑफ प्योर रोलिंग VCM इज नथिंग बट R इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं K स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर टाइम्स हाफ m VCM स्क्वायर। मतलब हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स हो जाएगी, K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था ना K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अगर अपन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है, अगर आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टाइम्स हाफ m VCM स्क्वायर। यानी कि हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टाइम्स होती है। अगर कोई पूछे कि इन तीनों का रेशियो क्या होगा तो ये हो जाएगा 1 रेशियो के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रेशियो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन के अंदर किस टाइप की एनर्जी के बारे में बात करी गई है। आपसे
केवल और केवल ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी गई है, या रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी गई है, या ओवरऑल इन जनरल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, खासकर नीट के अंदर तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे रोलिंग के केस को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं और उसके ऊपर बॉडीज़ को रोल करने के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रोलिंग होगी, किस तरीके से फ्रिक्शन आपकी रोलिंग मोशन को सपोर्ट करेगा, किस तरीके से आप मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की, मिनिमम रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग होने के लिए किन किन नेसेसरी कंडीशंस की आपको आवश्यकता होगी, और फिर आप अगर अलग अलग बॉडीज़ को रोल करवाओगे तो किस वेलोसिटी से पहुँचेंगी, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, उनको कितना टाइम लगेगा बिल्कुल नीचे पहुँचने में, और देखेंगे किस तरीके से अलग अलग शेप की बॉडीज़ को अलग अलग टाइम लगने वाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है और इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक चीज़ को बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारी एक रेगुलर शेप बॉडी है और इसको आपने किसी इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ दिया, ठीक है, रोल करवा दिया इसको। कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है, सारे फोर्सेस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। mg फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट के ऊपर लगता है हमारा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी स्लिप कर रही है या स्लिप करने वाली है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जो कि उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे। आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस को अपन किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं? मैंने आपको बताया था कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ओवरऑल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर क्लियरली हमने देखा था कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उनको आपस में क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन वही काम करते हैं। मैं पहले तो अपन मैकेनिक्स पूरी रिवाइज करनी है ना, तो पहले आएगा हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अगर अपन केवल और केवल ट्रांसलेशन की बात करें, जैसा कि अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर करते थे कि एक ब्लॉक था, वो इंक्लाइनेशन के ऊपर स्लिप कर रहा होता था, तो फोर्सेस ड्रॉ करते थे, उनको बैलेंस करते थे। तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो mg के कौन से वाले कॉम्पोनेंट से बैलेंस हो जाएगा? mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स हमारा mg cos थीटा से बैलेंस हो गया। हमारा यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मैंने बताया था प्योर रोलिंग के केस में आपका जो पॉइंट इन कांटेक्ट होता है वो स्लिप नहीं करता। इसका मतलब हमारे फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू mg cos थीटा। तो ये हमारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और अगर अपन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं तो मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे लिखा करते थे? वो वाला फोर्स जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है मतलब mg sin थीटा, एंड वो वाला फोर्स जो कि इसको अपोज कर रहा है मतलब फ्रिक्शन। तो ये तीन इक्वेशन तो हमारे पास में कहाँ से आएगी? जब अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए इसको स्टडी करेंगे। केस तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब अपन इसके रोटेशन वाले पार्ट को स्टडी करेंगे। तो रोटेशन वाले पार्ट के अंदर अपन देखते थे कि कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो रिजिड बॉडी के लिए, उसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो हमें पता है कि यार हमारा रोटेशन सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो क्यों ना इसके अबाउट ही टॉर्क की वैल्यू निकाली जाए। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि दो फोर्सेस तो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और mg फोर्स भी इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का तो टॉर्क निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। रोटेशन के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाएगा। केवल और केवल एकमात्र फोर्स है जो कि रोटेट करवाने के अंदर इसको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, एंड दैट इज़ फ्रिक्शन। इसलिए मैंने कहा था कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर रोलिंग। तो यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो I इंटू एल्फा, आई की जगह लिखा जा सकता है m इंटू के स्क्वायर टाइम्स एल्फा। और किस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन।
तो टॉर्क कितना हो जाता है, फोर्स दैट इज फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर। प्योर रोलिंग के केस में VCM होता है R इंटू ओमेगा के बराबर, इसी तरीके से ACM होता है R इंटू एल्फा के बराबर। तो ACM इज इक्वल टू R इंटू एल्फा, और एल्फा की जगह अपन रखेंगे FR डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर। तो ये हमने किसकी बात कर ली, यहाँ पर रोटेशन की बात कर ली। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उठा के जो ट्रांसलेशन में हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड इक्वेशन बनाई थी वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से देखो m इंटू ACM इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस f के बराबर था। तो हमने ACM की जगह क्या रख दिया, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर रख दिया, जो कि अभी हमने रोटेशन वाले पार्ट से निकाला था। तो यहाँ पे मास से मास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अगर आप f को एक तरफ ले जाओगे तो फ्रिक्शन कॉमन आ जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और यहाँ से फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। और फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकता है, म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा। तो म्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अदरवाइज आप प्योर रोलिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे इस इंक्लाइनेशन के ऊपर। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, मैंने तो पूरा डिराइव करके बताया, आप इसको डायरेक्ट एज अ फैक्ट भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो बहुत अच्छी बात हमें पता पड़ गई कि हमारा जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि बताओ जब आपकी ये बॉडी है ये रोल करते 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 बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन अगर हमें निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये तो बेमानी हो जाएगी, यहाँ तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने कहा था कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है दैट इज़ फ्रिक्शन, वो जिस पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है वो पॉइंट स्टेशनरी है। इसका मतलब फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क स्टिल ज़ीरो है। तो क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क कर ही नहीं रहा तो उसका वर्क के अंदर जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो है, इसलिए हम स्टिल यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगी तो आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, और हाइट h पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी mgh। और जब ये बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी तो वहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वहाँ पर जाने के बाद में क्योंकि अब उसकी हाइट ज़ीरो हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी ज़ीरो, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है क्योंकि बॉडी रोल करती हुई पहुँच रही है, मतलब रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है। तो हमें तो पता है कि प्योर रोलिंग के केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम VCM स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क ज़ीरो है। इसका मतलब क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाटएवर मैंने आपको एक एक फॉर्मूला बता रखा है, अगर वो अप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया ज़ीरो। इसका मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि हाफ एम VCM स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mgh के इक्वल हो जाएगा। m से m कट जाएगा तो VCM की वैल्यू आ जाएगी √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो आपकी बॉडी रोल नहीं करती, केवल और केवल स्लिप करते हुए पहुंचती है एंड कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो रख दो,
रोटेशन नहीं है इसका मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं है, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0 रख दूँ तो फिर वेलोसिटी कितनी होती है √2gh। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यार वाकई जब किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद में कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगती है √2gh, भले वो स्लिप करते हुए पहुँच रही हो, फ्रिक्शन नहीं है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अपन ये रिजल्ट निकाला करते थे। अभी यहाँ पर हम रोटेशन रोलिंग की बात कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया, दैट इज के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर बॉडी रोल कर रही है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 सेंटर ऑफ मास की, फाइनल वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √2gh अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें निकालना है, और जो डिस्टेंस होगी अगर ये वाली हाइट h है और ये वाली डिस्टेंस s है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि s जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि h इज़ नथिंग बट s साइन थीटा, है ना। तो वहाँ से मैंने उठा लिया कि s जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, v² मतलब 2gh अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू u², तो u² तो 0 हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर बॉडी रोल नहीं करती, केवल और केवल स्लिप करती तो क्या होता, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को आप 0 रख देते, केवल और केवल एक्सेलरेशन आता g साइन थीटा के इक्वल, राइट। चलो अगर अपन बात करें टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, लोअर मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, इनिशियल स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है अब हमारे पास में, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 टाइम्स एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन g टाइम्स √1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर बॉडी रोल नहीं करती, केवल स्लिप करती तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को आप 0 रख देते, टाइम की वैल्यू आ जाती 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन g, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये तो इन जनरल हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर अपन अलग अलग शेप की बॉडीज़ के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा खेल जो है, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल रेशियो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपकी वेलोसिटी इस रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस बॉडी के लिए इसका रेशियो ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उतनी ही कम होगी, उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उतना ही कम होगा, बट उसका टाइम जो है वो उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर अपन ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कम से कम टाइम किसको लगेगा, उसको लगेगा जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी। तो अपन एक बार क्या करते हैं, बिगर पिक्चर देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, इन दोनों केसेस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताता हुआ चल रहा था, तो रोलिंग के केस में क्या होता है, √2gh अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अगर आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को 0 रख दोगे तो बचेगा √2gh, जो कि स्लिपिंग विदाउट रोलिंग वाला केस है। तो बेसिकली हमारे जो रोलिंग के केस में वेलोसिटी है वो स्लिपिंग के केस में वेलोसिटी है उससे थोड़ी सी कम होती है बाय दिस फैक्टर। इसी तरीके से हमारा रोलिंग के केस में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो स्लिपिंग विदाउट रोलिंग के केस में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है उससे थोड़ा कम होता है बाय दैट फैक्टर। और टाइम जो है वो हमारा स्लिपिंग के केस में जो टाइम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। भाई अगर वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेशन कम हो गई तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है बाय दैट फैक्टर। तो एक तो इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि रोलिंग के केस में वेलोसिटी स्लिपिंग के केस में वेलोसिटी से कम होती है, एक्सेलरेशन स्लिपिंग के केस में एक्सेलरेशन से कम होता है, और टाइम जो है रोलिंग के केस में ज़्यादा लगता है
स्लिपिंग की कंपैरिजन में। आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए भी फिगर आउट कर सकते हो। जब केवल और केवल बॉडी स्लिप कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का डिवीज़न नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल और केवल ट्रांसलेशन की फॉर्म में होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का केवल और केवल ट्रांसलेशन की फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्जन हो रहा है। जबकि अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसका जो कन्वर्जन हो रहा है वो दोनों ही प्रकार की काइनेटिक एनर्जीज में हो रहा है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, इसलिए जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो हल्का पड़ जाता है, VCM और ECM की वैल्यू कम हो जाती है अगर अपन स्लिपिंग से कंपेयर करें तो। और अगर अपन अलग अलग बॉडीज़ के बारे में बात करें और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, मतलब सबसे कम टाइम किसको लगेगा। तो अलग अलग बॉडीज़ में कौन कौन आ जाती है रेगुलर शेप की बॉडीज़। अगर आप रिंग की बात करते हो या फिर हॉलो सिलेंडर की बात करते हो, अगर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट देखोगे तो दोनों के लिए ही k² की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आप हॉलो स्फीयर की बात करते हो तो k² की वैल्यू हो जाती है 2/3, दैट इज 0.6 ऑलमोस्ट। अगर आप डिस्क की बात कर रहे हो या सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हो तो k² की वैल्यू हो जाती है 1/2, दैट इज 0.5। और सबसे कम होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, k² की वैल्यू 2/5, दैट इज 0.4। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इन सब में रेस लगेगी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो मैंने बताया था जिसके लिए k² सबसे ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे रिंग या हॉलो सिलेंडर की वेलोसिटी सबसे कम होगी, फिर आएगा हॉलो स्फीयर, फिर आएगा डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, एंड फिर आएगा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ में सॉलिड स्फीयर। अगर आप एक्सेलरेशन को कंपेयर करोगे तो सेम ऑर्डर आपको नजर आएगा, और अगर आप टाइम को कंपेयर करोगे तो ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा रिंग को, फिर लगेगा हॉलो स्फीयर को, फिर लगेगा डिस्क को, और सबसे कम टाइम लगेगा आपकी सॉलिड स्फीयर को। तो सबसे कम टाइम के साथ में जो विनर होगा वो कौन होगा, हमारा सॉलिड स्फीयर होगा, अगर सबको सेम प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन से क्या किया जाता है, रोल करवाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो केस हमने पढ़ा है ना यार रोलिंग के ऊपर, ये डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। हमने एक अच्छी बात ये कर ली कि सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए, उन फॉर्मूलाज को भी एज ए फैक्ट, एज ए हथियार हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अब हम सवाल करने के लिए तैयार हैं। और आज से पहले आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, समझ में ही नहीं आता होगा ना, आज आपका खुद का मन कर रहा होगा कि यार इतना अच्छे से समझ में आ गया, पता चले कि सर के वीडियोस को अपन पॉज कर रहे हैं और खुद से सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं अपन 1 by 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बहुत अच्छी बात है, देन रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। जब तक कहा नहीं जाए तब तक अपन प्योर रोलिंग ही लेंगे, ठीक है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज v, द हाइट अप टू विच इट विल राइज। तो देखो रोलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है कि बॉडी कौन सी है। तो यहां पर हमें कह रखा है डिस्क, क्यों, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज के अंदर आपको k² की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, और डिस्क है तो यहाँ पर k² की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सबसे पहला काम तो आपको ये नोटिस करना है, ठीक है, बाकी सारे काम बाद में। अब क्या हुआ कि यहाँ तक हमारी बॉडी रोल कर रही थी, तो इसकी जो, वैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इसकी शुरुआत में जो मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है, वो कितनी थी, रोल कर रही थी, तो रोलिंग के केस में मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, ½ mvcm² टाइम्स 1 + k²/r², एंड k²/r² की वैल्यू कितनी है, ½ यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि 3/4 mvcm²। ये आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो रेस्ट पर आ जाएगी, यानी कि केवल और केवल एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी m × g × h। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, तो आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के जब इक्वल रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 mvcm²
इज इक्वस टू एम जी एच, एम से एम चला गया। तो यहाँ से आप हाइट की वैल्यू निकालना चाहते हो ना, तो हाइट आ जाएगा आपका 3v² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जी। इतनी हाइट तक आपकी बॉडी आपको जाते हुए नजर आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर, तो सबसे पहले बॉडी नोटिस कर ली हमने, सॉलिड सिलेंडर है, ऑफ मास 3 किलोग्राम इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस with velocity 4 मीटर पर सेकेंड. It coincides with a horizontal spring. It collides, ठीक है ना, जाके टकराता है स्प्रिंग से, of force constant 200 न्यूटन पर मीटर. The maximum compression produced in spring will be. तो आपकी एक बॉडी है, ठीक है, और वो रोल करते हुए जा रही है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको दे दी गई है 4 मीटर पर सेकंड, है ना, रोल कर रही है, और यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग अटैच कर रखी है इस तरीके से। तो ये जाके इस स्प्रिंग से क्या करने वाली है, टकराने वाली है। अब जैसे ही स्प्रिंग से टकराएगी तो इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है, जो कि अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, वो धीरे धीरे स्प्रिंग को जैसे जैसे कंप्रेस करती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अपन एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमारी जो एनर्जी थी, है ना, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी, वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। कितनी थी, हाफ, मास कितना दे रखा है हमें 3 किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 1 प्लस k² अपॉन r²। तो k² अपॉन r² की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर कह लो या डिस्क कह लो, इसके लिए 1/2 होती है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 and 2 4 से 16 चला गया 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 4 दैट इज़ 36 जूल। ये हमारी शुरुआत में एनर्जी थी। और अगर अपन फाइनल एनर्जी के बारे में बात करें तो वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी हाफ इंटू के, कितना दे रखा है हमें 200 न्यूटन पर मीटर, इंटू अगर अपन कंप्रेशन को x मान लेते हैं तो उसका स्क्वायर। तो ये 2 से 100 चला जाएगा, तो 100x²। अगर आप दोनों को इक्वल रखोगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एंड इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स x² इज इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 36 का रूट हो जाएगा 9, 100 का रूट हो जाएगा 10, दैट इज़ 0.9 मीटर। इतना आपकी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुकी होगी। एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ मिस्टेक तो हमसे ना हो गई हो। सही किया है सब कुछ, हाफ mv² 1 + k² अपॉन r², 3 डिवाइडेड बाय 2 लिया है, 9 × 4 सही है, ठीक है, 36 आ गया यहाँ से, 2 × 200 100x², तो x की वैल्यू हो जाएगी, ओके 36 का रूट जो होगा वो 6 होगा, ठीक है ना, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं भी। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विदाउट रोलिंग इज। तो मैंने आपको बताया ही था कि ए रोलिंग डिवाइडेड बाय ए स्लिपिंग जो है वो किसके बराबर होता है, 1/1 + k² अपॉन r² के बराबर होता है। हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। और यहाँ पर k² अपॉन r² की वैल्यू कितनी है, अपन सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 1/1 + 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 1/5 + 2 करोगे तो 7 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7। 5 डिवाइडेड बाय 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आंसर को ऐसे भी वेरीफाई कर लेना कि सर ने बताया था कि रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन कम होता है स्लिपिंग के कंपैरिजन में, तो 5:7 आपका आंसर नजर आएगा, रोलिंग वाला कम स्लिपिंग वाला ज़्यादा।
और आगे देखते हैं, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रोलिंग ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इट ट्रेवल्स 6 मीटर ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, कितना था, रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, एक तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो हमें कह रखा है सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा h। अब डायरेक्ट हमें हाइट नहीं दी हुई, हमें जो इंक्लाइनेशन के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है, मतलब s गिवन है हमें, ठीक है ना। तो h किसके इक्वल होता है, s साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे s हमें दे रखा है 6 मीटर और थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 6 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। समझ में आ रहा है ना, ये आपका प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 6 मीटर्स दे रखी है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो हाइट होगी ये एनीवेज किसके बराबर हो जाएगी, 6 साइन 30 के बराबर हो जाएगी, वहीं से मैंने इसको यूज़ किया है। तो अब हमारी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, रूट ट्वाइस ऑफ जी इंटू एच, कितना दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1/2 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा 2 रूट जी, या फिर कह लो 2 रूट 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारी लीनियर स्पीड हो जाएगी। अब हमसे पूछी गई है एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड किसके बराबर होती है, VCM डिवाइडेड बाय रेडियस r के बराबर होती है। तो यहाँ पे 2 रूट 10 डिवाइडेड बाय रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻², तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10⁻² को ऊपर लेके जाएंगे तो 200 रूट 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 40 टाइम्स रूट 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। और आगे देखो, a disk rolls down a plane of length L and inclined at an angle theta without slipping. Its velocity on reaching the bottom will be. तो मैंने बताया ही था कि h जो होगा वो तो किसके बराबर हो जाएगा, L साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, एंड के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिस्क के बारे में बात करी गई है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2gl साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका रूट 4gl साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार इतने आसान होते हैं क्या रोलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, हम क्यों छोड़ा करते थे इन क्वेश्चंस को, इसलिए क्योंकि ऑप्शंस डरावने होते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से आपकी भावनाएं उमड़ के बाहर आ रही होगी कि यार ये क्या टॉपिक था, क्या समझते थे हम इस टॉपिक को और सर ने इसको क्या बना दिया, राइट। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए स्फेरिकल शेल and a solid cylinder of same radius rolls down on inclined plane, the ratio of their acceleration will be। तो हमारा जो acceleration of center of mass होता है, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम किन किन बॉडीज़ का ले रहे हैं, एक तो स्फेरिकल शेल का ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहे हैं अपन सॉलिड सिलेंडर का ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के एक्सेलरेशन का हम रेशियो ले रहे हैं। तो 1 प्लस जो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है ये तो आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो शेल के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगा आपका नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3।
तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 10। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अ रिंग टेक टाइम t1 and t2 for sliding down and rolling down the inclined plane of length L respectively. For reaching the bottom, the ratio t1 divided by t2 will be। तो अगेन दो चीज़ें हमें मिल गई, एक तो हाइट हो जाएगी हमारी कितनी, L साइन थीटा, ठीक है। हमें डायरेक्ट हाइट की फॉर्म में नहीं दे रखा, हमें लेंथ ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखी है। तो क्योंकि हम फॉर्मूलाज हाइट की फॉर्म में रखते हैं तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है रोलिंग के केस में वो किसके बराबर होता है, वो हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर होती है, आपके टाइम इन केस ऑफ स्लिपिंग के बराबर होती है। और यहाँ पे केवल और केवल रूट के अंदर बच जाता है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ टी स्लिपिंग के बराबर होती है। ये अपन ऑलरेडी फॉर्मूला की फॉर्म में देख चुके हैं। तो रोलिंग और स्लिपिंग इन दोनों का रेशियो अगर निकालना है हमें, ठीक है ना, तो रिंग टेक्स टाइम t1 एंड t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। तो और रोलिंग डाउन, तो t2 तो दे रखा है रोलिंग वाला और स्लिपिंग का दे रखा है, स्लाइडिंग डाउन का दे रखा है आपको t1। तो t2 डिवाइडेड बाय t1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एंड अगर अपन रिंग की बात कर रहे हैं तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। किसके लिए, रिंग के लिए। बस हो गया हमारा आंसर। तो t2 डिवाइडेड बाय t1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2 के बराबर हो जाएगा। या यूँ कह लो t1 डिवाइडेड बाय t2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर होगा। अगेन मैंने बताया था कि स्लिपिंग के केस में टाइम कम लगता है, स्लाइडिंग डाउन के केस में टाइम कम लगता है एंड रोलिंग के केस में टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए रेशियो में क्या आ रहा है, t1 कम आ रहा है और t2 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये सब चीज़ें आपका साथ दे सकती है आंसर को वेरीफाई करने के अंदर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम्स taken by a solid sphere and a disk of the same mass and radius to roll down through the same distance from rest on an inclined plane, ठीक है। तो हमें टाइम का रेशियो लेना है, बाकी सारी चीज़ें अगर सेम है तो आपका जो टाइम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी बॉडीज़ है, एक तो सॉलिड स्फीयर है ना, और एक है हमारा डिस्क। इन दोनों का रेशियो लेना है। तो ये आ जाएगा रूट 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय डिस्क के लिए हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 15। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लेना कि सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम लगता है, तो रेशियो में सॉलिड स्फीयर वाला पार्ट कम होना चाहिए, डिस्क वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है ना। ऑप्शन बी और डी के अंदर। A body of mass m slides down an inclined plane and reaches the bottom with a velocity v. If the same mass were in the form of ring which rolls down this incline, the velocity of the ring at the bottom would have been। Again direct formula based question है कि रोलिंग के केस में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो स्लिपिंग के केस में जो हमारी वेलोसिटी होती है डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमें कह रखा है कि अगर कोई बॉडी ऑफ मास m स्लाइड करती
तो नीचे v वेलोसिटी से, यानी कि v स्लिपिंग हमें दे रखा है v, तो रोलिंग के केस में हमारी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस, अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर रिंग की बात करते हैं तो कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाता आपका v डिवाइडेड बाय रूट 2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है, हाइट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू खुद किसके इक्वल है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा रूट 2gh डिवाइडेड बाय 3/2, मतलब रूट 4gh डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे देखो, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट्स ऑन a sphere of mass m at its center as shown. Coefficient of friction is mu. What is the maximum value of F for which there is no slipping? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने जो बिल्कुल ओरिजिनल डेरिवेशन करी थी उसका थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। हमने देखा था कि आपकी जो ओरल रूलिंग मोशन होती है उसको आप दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करके उसके ट्रांसलेशन को स्टडी करो। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है mg फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक की बात आ गई। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेप्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे फोर्स को तो हो सकता है कि आपकी जो प्योर रोलिंग की कंडीशन है उसको ब्रेक कर जाओ। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग की कंडीशन मैंने आपको बताया था कि VCM जो होता है वो या तो R ओमेगा के इक्वल होता है या ACM जो होता है वो R इंटू एल्फा के इक्वल होता है। तो अपन इनको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे। तो नॉर्मल फोर्स तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा mg के बराबर हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहा है एंड फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, किसको, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी कि m इंटू ACM जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस स्मॉल f के बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस तो बनेगी हमारी कहाँ से, ट्रांसलेशन से। कहाँ से बनेगी, ट्रांसलेशन से। और अगर अपन रोटेशन की बात करें, तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस गुजर रही है उसके अबाउट अगर अपन टॉर्क निकालेंगे तो दो फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का और mg को और mg का। तो रोटेशन के केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू एल्फा। अब यहाँ पे क्या है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब I किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप m के स्क्वायर भी लिख सकते थे, बाद में k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, इनटू एल्फा। अब एल्फा को किसके बराबर लिखा जा सकता है, एल्फा को लिखा जा सकता है ACM डिवाइडेड बाय r के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से टॉर्क की वैल्यू है। और अगर अपन देखें यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय R। ये सब कुछ अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R से R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मतलब ये R से एक पावर कैंसिल आउट हो गई और इस R से ये R कैंसिल आउट हो गया। तो R का तो खेल ख़त्म हो चुका है।
जो ACM बच रहा है वो बच रहा है 5 टाइम्स स्मॉल f डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। ये हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हमारी रोटेशन से इक्वेशन बनेगी। फिर हम क्या करते थे, रोटेशन से जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है उसको अपन वापस से ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन के अंदर रखते थे। तो यहाँ पे रखेंगे तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f जो होगा वो हो जाएगा m टाइम्स ACM। ACM इज़ नथिंग बट 5 टाइम्स स्मॉल f डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। m से m कट गया तो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी 5f डिवाइडेड बाय 2 प्लस f, तो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी 7f डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और F की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एन, यानी कि पक्का हमारा जो फोर्स है वो इससे तो कम ही होगा। किससे कम होगा, 7 टाइम्स म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर है, mg डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो 7 टाइम्स म्यू mg डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, और ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी तो प्योर रोलिंग नहीं होगी, फिर रोलिंग विथ स्लिपिंग होने लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाएं इसके चांसेस तो बहुत कम है, बट हम तो तैयार हैं क्योंकि हमने चीज़ों को इतने अच्छे से समझा है कि अब हमारे ऊपर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेंको, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और यही कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है यार। अब मुझे बताना बच्चों, आप कमेंट्स के अंदर पिछले कुछ लेक्चर से आप मेरे साथ में रोटेशनल डायनेमिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या आपको किसी भी एंगल से ये चैप्टर लेंदी लगा? क्या आपको किसी भी एंगल से ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगा? ये चीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, ताकि बाद में अगर कोई बच्चा इन वीडियोस को देखने की कोशिश करे और आपके कमेंट्स पढ़े तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। ना तो ये चैप्टर लेंदी है, ना ही ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है। हो सकता है कि इस चैप्टर के बारे में इतनी नेगेटिविटी आपने अपने दिमाग में भर रखी है कि आपको ये डिफ़िकल्ट लगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस केस में इन वीडियोस को बिना सारी बैकग्राउंड में जो बातें चल रही है उसको हटा के एक बार देखने की कोशिश करना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। एक बार नहीं 2 बार देखने की कोशिश करना, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चैप्टर भी बहुत आसान है, जैसे पूरी की पूरी फिज़िक्स आसान है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।